जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। उल्फा के मुताबिक भारत के फोर्सेस ने म्यांमार में करी कोवर्ट स्ट्राइक। यूके के साथ जेट इंजन वाली डील पर एडवांस टॉक्स। पाकिस्तान ने इनकार किया भारत की स्ट्राइक के बदले उनके किसी भी न्यूक्लियर रिस्पॉन्स से। ATAGS को मिलेगी 80 किलोमीटर से भी अधिक की मारक क्षमता। और न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स के लिए DRDO बना रही है खास तरह की एम्बुलेंस। तो आज जहां एक तरफ 13 जुलाई को रविवार के दिन अधिकतर लोग छुट्टियां मना रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ हमारे ही पड़ोस में कुछ ऐसा हुआ है जहां कुछ देश के दुश्मनों को परमानेंट छुट्टी पर भेज दिया गया है, या यूं कहें उनकी परमानेंट छुट्टी हो गई है। और आज हम निकम्मे पड़ोसियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं म्यांमार की। तो अपडेट यह है कि इंसर्जेंट ग्रुप उल्फा आई की तरफ से क्लेम किया गया है कि आज सुबह म्यांमार में उनके 4 कैंप्स पर ड्रोन से स्ट्राइक की गई है, और जिसमें उल्फा आई के 2 कमांडर्स भी निपट गए, यानी कि वो मारे गए। और उल्फा आई का दावा यह है कि यह हमला भी तब हुआ जब वे अपने एक अन्य सीनियर लीडर की फ्यूनरल सेरेमनी में थे। और अपने इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने जिसको हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है तो उसे ऑक्यूपेशनल फोर्सेस करके मेंशन किया गया है, जिसमें उनका ये कहना है कि ये जो फोर्सेस हैं वो फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके इन एरियाज़ पर लगातार हमले करते रहती है। और फिर इसी के साथ उन्होंने वॉर्न भी किया है कि हम असम के स्थानीय लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कॉलोनियल नेशन द्वारा कंडक्ट किए गए इस ब्रूटल अटैक का वे बदला लेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस उल्फा संगठन का जो प्रमुख है परेश बरुआ, तो वो नई दिल्ली को ही कॉलोनियल पावर और इंडियन आर्म फोर्सेस को ऑक्यूपेशनल फोर्सेस कहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उल्फा ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है, और उसके मुताबिक भारत के फोर्सेस ने ही उनके कैंप्स पर हमला किया था। और इस हमले की तस्वीरें जो सामने आई हैं तो उससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि यह हमला काफ़ी बेहतरीन तरीके से और बहुत ही प्रिसाइसली कंडक्ट किया गया है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने म्यांमार में इस तरह के किसी भी तरह के ऑपरेशन से इनकार किया है, जिसमें गुवाहाटी बेस भारत के रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत का कहना है कि उनके पास इस तरह के ऑपरेशन के कोई भी इनपुट्स नहीं है। वहीं असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने भी उल्फा की स्टेटमेंट्स देखी हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के किसी भी ऑपरेशन में असम पुलिस शामिल नहीं है और न ही असम की सॉइल से इस तरह के किसी भी हमले को अंजाम दिया गया है। और बाकी आमतौर पर जो डिफेंस अथॉरिटीज़ हैं वो इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद स्टेटमेंट्स जारी करती हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई भी स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं की गई है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत ने इस हमले से पूरी तरह से इनकार किया है जिस तरह के दावे उल्फा आई भारत पर लगा रहा है। और बाकी जहाँ पे ये स्ट्राइक हुई है तो वो जगह म्यांमार में लगभग 400 किलोमीटर अंदर है, जिसमें उल्फा आई का ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर भी डिस्ट्रॉय हुआ है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 100 से अधिक ड्रोन्स ने उल्फा आई के इन आतंकी कैंपों को तबाह किया था। और उल्फा आई के मुताबिक इस हमले में उनके करीब 19 कैडर मारे गए हैं, 19 से ज़्यादा घायल हुए हैं, मल्टीपल मोबाइल कैंप्स भी टारगेट हुए हैं और उल्फा आई का सीनियर लीडर भी एलिमिनेट हुआ है। तो एक तरफ जहाँ वो एक ही फ्यूनरल मना रहे थे, अब उन्हें एक और का मनाना पड़ेगा। अब इसने जिसने भी करा है, कैसे करा है, वो तो उल्फा आई वालों को ही देखना है, क्योंकि भारत ने तो क्लियरली कह दिया कि हमने नहीं करा है, और बाकी तो आप समझदार हैं ही। भारत शक्ति की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री की जो अपकमिंग यूके विजिट है, तो इस विजिट के दौरान रोल्स रॉयस के साथ भारत के जेट इंजन प्रोग्राम पर जो बातचीत है वो महत्वपूर्ण तरीके से एडवांस स्टेजेस पर हो सकती है। और जैसे कि पहले के अपडेट्स में ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि DRDO को फ्रांस की सैफरन और यूके की रोल्स रॉयस के बीच डिसाइड करने के लिए कहा गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस पर जो हाई लेवल डिसीजन है वो जल्द ही लिए जाने की उम्मीद है। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि इसी फिस्कल ईयर के अंदर जो इंजन डेवलपमेंट पार्टनर है उस पर भारत अपना अंतिम निर्णय ले लेगा, जो कि सैफरन और रोल्स रॉयस में से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया भर में चलने वाले अन्य सभी कॉन्फ्लिक्ट से भी लाइसेंस लेते हुए अब DRDO ने एक नई तरह की परियोजना को इनिशिएट किया है, जिसमें न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में भी मेडिकल लॉजिस्टिक पर्पस और प्री हॉस्पिटल केयर के लिए अपनी तरह की पहली स्पेशलाइज एम्बुलेंस बनाई जाएगी। और जिस तरह से आज के मॉडर्न वर्ल्ड में CBRN थ्रेट्स यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, तो ये थ्रेट्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरह के स्पेशलाइज मेडिकल रिस्पॉन्सेज की तत्काल जरूरत है। और इस परियोजना पर काम करने के लिए DRDO ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी कर दिया है। DRDO ऑफिसर्स का कहना है कि जो ट्रेडिशनल एम्बुलेंस होती हैं तो वो CBRN एमरजेंसीज़ की डिमांड को पूरा नहीं कर सकती हैं, और इसलिए हमें CBRN एमरजेंसीज़ के लिए एक स्पेशलाइज एम्बुलेंस की ज़रूरत है, जिसमें एडवांस फिल्ट्रेशन से लेकर सैनिटाइजेशन सिस्टम्स होने चाहिए और इंटरनल इन्वायरमेंट को क्लीन रखने वाले प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी होने चाहिए। और जबकि CBRN इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करने के लिए DRDO ने ऑलरेडी कई अलग अलग रेंज के इक्विपमेंट और सेफ्टी मेजर्स को विकसित किया भी है। पाकिस्तान में आयोजित एक इवेंट को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर वाली स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर रिस्पॉन्स वाली संभावना से इनकार किया है। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पीस और डिफेंस के लिए है, ना कि एग्रेशन के लिए। और उनके मुताबिक पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है
और वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान सच में एक बहुत ही विचित्र देश है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, तो अभी मई के महीने में ही रशिया में पाकिस्तानी राजदूत ने रशियन ब्रॉडकास्टर आरटी के साथ इंटरव्यू में क्लियरली कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया तो पाकिस्तान अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, और जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल करने की बात भी की गई थी। और पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो वो इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अलग अलग सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से भारत को ये पहली बार कोई न्यूक्लियर धमकी नहीं मिली है, बल्कि ये धमकी हमेशा ही ऐसे मिलते रहती है जैसे कि मानो कि इनमें से हर एक अपने घर पर न्यूक्लियर वेपन लेके बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक के बदले में पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर रिस्पॉन्स वाली संभावना से इनकार किया है और इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने फुल फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन कन्वेंशनल बाउंड्स के अंदर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और बाकी पाकिस्तान का इतिहास तो यही रहा है कि जब भी वो पीस की बात करता है तो वो PEACE वाली पीस की बात नहीं कर रहा होता है, बल्कि PIECE वाली पीस की बात कर रहा होता है, हिंदी में जिसे आप कहते हैं टुकड़े। और इसका तो शुरुआत से ही पाकिस्तान के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही दूसरों के द्वारा फेंके गए टुकड़ों पर पलता आया है और छाती पर बॉम्ब बांध के खुद को पीस करने वाले भी पाकिस्तान में ही तो मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात नोट करने वाली ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अब किसी भी तरह की न्यूक्लियर एस्केलेशन की संभावना से इनकार कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, कहीं डॉलर का चक्कर तो नहीं है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा। भारत की जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की आर्टिलरी गन है ATAGS, तो ये अपने लॉन्गेस्ट रेंज वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड को आगे भी कायम रखने के लिए तैयार है, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ATAGS की जो रेंज है वो लगभग 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड होगी। और इस मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए DRDO एक बहुत ही खास तरह के एम्यूनेशन को विकसित कर रही है, जो न केवल इसकी मारक क्षमता बल्कि इसकी प्रिसिशन को भी इंप्रूव करेगा। अभी वर्तमान समय में जो ATAGS है वो लगभग 48 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता रखती है, और इस गन से इस्तेमाल करने के लिए DRDO अलग अलग वैरायटी के एम्यूनेशंस को विकसित करने पर काम कर रही है। और इसी तरह से बॉरोलेट एम्यूनेशन को भी विकसित करने पर काम चल रहा है, जिसके यूजर ट्रायल्स अगले 1.5 वर्ष के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ गाइडेड शेल्स को भी विकसित किया जा रहा है, जिनमें GPS और लेजर गाइडेड वेरिएंट्स भी शामिल रहेंगे। और ये जो गाइडेड शेल्स हैं ये भी 4 से 5 वर्ष के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे, जो कि रेंज और एक्यूरेसी दोनों को इंप्रूव करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और ARDA के ऑफिसर्स का कहना है कि इन सबके अलावा वे रैमजेट क्लास के शेल्स को भी विकसित करने पर काम कर रहे हैं, और वो भी गाइडेंस सिस्टम के साथ ही आएगा, और जो कि 80 किलोमीटर से भी अधिक की मारक क्षमता प्रदान करेगा। यानी कि विकसित होने के बाद ये दुनिया का अभी तक का सबसे एडवांस्ड आर्टिलरी शेल होगा। और ये जो रैमजेट क्लास वाला शेल है ये अगले 5 वर्ष के अंदर तैयार होने की पूरी उम्मीद है, और दुनिया में कुछ ही देश हैं जो कि इस कैटेगरी के आर्टिलरी शेल पर काम कर रहे हैं। और वहीं जो GPS गाइडेड एम्यूनेशन का प्रोटोटाइप है, जो कि GPS के बैकअप ऑप्शन के साथ मुख्य रूप से भारत के स्वदेशी नाविक सैटेलाइट गाइडेंस का इस्तेमाल करेगा, तो ये 2027 तक तैयार होने की पूरी उम्मीद है। US स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के साथ एलाइज द्वारा कंडक्ट की गई हाल ही की एरियल ड्रिल्स के बीच आज रविवार को नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को वार्न किया है कि उनके लिए अगर कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट उत्पन्न होता है तो उसको काउंटर करने के लिए वे मिलिट्री एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2006 में 24 असम राइफल्स के सूबेदार TB पुन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि असम राइफल्स किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।